स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के मैंने पिछले 3 लेक्चर डाल दिए हैं यूट्यूब पे। अभी तक आपने नहीं देखे हो तो उन्हें देखिए ताकि आपके समझ अच्छे से आए और इसके क्वेश्चन आप आराम से कर भी सकते हो। आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो होगा अपना टॉपिक मुद्रा अस्फीति। क्या रहेगा? मुद्रा अस्फीति। अस्फीति अब ध्यान से समझना, मुद्रा अस्फीति क्या होती है। मुद्रा स्फीति पढ़ा आपने, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। मुद्रा अस्फीति का मतलब होता है डिफ्लेशन। इसी को मुद्रा का संकुचन बोलते हैं। मुद्रा का संकुचन। मुद्रा के संकुचन के साथ साथ इसे बोला जाता है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। मुद्रा अस्फीति, मुद्रा का संकुचन, आर्थिक मंदी तीनों एक ही बात है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। इसे डिफ्लेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफ्लेशन। क्या बोला जाता है? डिफ्लेशन। देखिए मुद्रा स्फीति में क्या होता था? मुद्रा स्फीति, जब मुद्रा स्फीति की एक स्थिति होती थी, एक मुद्रा अस्फीति की स्थिति देखते हैं। मुद्रा अस्फीति। अब मुद्रा अस्फीति क्या है, मुद्रा स्फीति क्या है? ये पहली बात तो दोनों एक दूसरे से क्या है? विपरीत है। कैसी है ये? विपरीत है। कैसे सर? बताइए। देखिए आपके प्राइस जब राइज होते थे तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता था? आपका डाउन चला जाता था। PPM का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इसे को बोलते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति। इसी को क्या बोलते हैं? मुद्रा की क्रय शक्ति। अब ध्यान से समझना, आपकी जब मुद्रास्फीति होती थी तो प्राइस राइज होंगे। प्राइस राइज होते ही आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाती थी? डाउन चली जाती थी। यहां पर आपके प्राइस डाउन जाएंगे और परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये तो वैसे तो अच्छी स्थिति है। जैसे सर आप आर्थिक मंदी क्यों बोल रहे हो? ये बात तो समझ में नहीं आई है, पर इसे समझना बड़ा जरूरी है। देखिए क्यों बोला मैं इसे आर्थिक मंदी? क्योंकि जब मुद्रा अस्फीति होती है, जब मुद्रा अस्फीति रहती है तो लोगों के पॉकेट में मनी का अभाव रहता है। आपके पॉकेट में जब जेब में पैसे ही नहीं है तो आप डिमांड नहीं करते, और जब डिमांड नहीं करोगे तो प्राइस अपने आप डाउन चला जाता है। अब प्राइस डाउन तो चला गया। अब मुझे ये बताओ, जब डिमांड ही नहीं होगी किसी प्रोडक्ट की तो बताओ प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को ही बंद कर देगा, जब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को बंद कर देगा, तो उस स्थिति में ये नौबत आ जाती है कि जो काम में लगे हुए लोग हैं उनको भी निष्कासित किया जाता है। उनका भी क्या किया जाता है? निष्कासित। उन्हें निकाला जाता है, जॉब से हटाया जाता है। तो इस स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? बेरोजगारी, और घोर निराशा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है अर्थव्यवस्था में। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। लेकिन मुद्रास्फीति एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है? ये है एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये तो क्या है? हानिकारक है। अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। हानिकारक है। मुद्रास्फीति तो एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? हानिकारक है। क्यों है? अब ध्यान से समझिएगा। क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? भ्रष्टाचार। लोगों की जेब में ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा खर्च करने की सोचेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो उससे भ्रष्टाचार भी उत्पन्न होगा। साथ के साथ महंगाई बढ़ेगी। बताओ, प्रोडक्ट जब आपको सस्ता लगने लगेगा तो आप उसकी डिमांड हाई करोगे। डिमांड हाई करोगे तो प्रोडक्ट से महंगाई उत्पन्न होगी। होगी या नहीं होगी? सीधी सी बात है। और साथ के साथ आर्थिक असमानता बढ़ेगी। आर्थिक असमानता बढ़ेगी। सीधी सी बात है। अब बताओ, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति तो क्या है? हानिकारक है। लेकिन मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति को ध्यान से समझना। मुद्रा अस्फीति यह एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए, यह एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी है। यह एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसी है? विनाशकारी है। ताकि लिए विनाशकारी है। विनाशकारी है। क्यों है? क्योंकि इससे एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी।
बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पन्न होगी। साथ के साथ घोर निराशा का वातावरण उत्पन्न होगा, घोर निराशा का वातावरण बनेगा, घोर निराशा का वातावरण बनेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार इसे नोट कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होती है, क्योंकि यहां ये व्यक्ति है, इसके पास मनी का क्या है, मनी का अभाव है, मनी का अभाव है। आगे बात समझ में? यहां मनी की अतिरिक्त मात्रा में पाया जाता है, अतिरिक्त मात्रा में है इस व्यक्ति के पास। समझ में आ रहा है? ये जो व्यक्ति है इसके पास मनी का अभाव है। जब मनी का अभाव रहेगा तो बताओ ये कुछ प्रोडक्ट खरीद पाएगा क्या? उस प्रोडक्ट की डिमांड नीचे हो जाएगी, और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड नीचे होती है तो उसकी प्राइसेस डाउन चली जाती है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का नहीं होगा। जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कर्मचारियों को निष्कासित करते हैं काम से, तो बेरोजगारी बढ़ती है और घोर निराशा का वातावरण बनेगा और लोगों के पास जेब में पैसे ही नहीं रहेंगे। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े हम। ये एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसी होती है, विनाशकारी। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे। प्रोफेसर किंग्स क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर किंग्स कहते हैं मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है। मुद्रास्फीति तो कैसी है, अन्यायपूर्ण है। जबकि मुद्रा अस्फीति अनुपयुक्त है। इस कोट को भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है जबकि मुद्रा अस्फीति अनुपयुक्त है। ये कथन किसने बताया था, ये किसने कहा था, प्रोफेसर किंग्स ने कहा था। नोट रखना इसको बेटा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी 1929 और 1930 में आई थी। 1929 और 1930 में आई थी, इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है स्टैगफ्लेशन। क्या आता है, स्टैगफ्लेशन। इसके अलग क्या क्या नाम हो सकते हैं, पहले तो इसके अन्य नाम ध्यान में रखो। इसी को बोलते हैं स्थिर, इसी को बोलते हैं स्थिर मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। इसी को बोलते हैं गतिहीन मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। बेटा ये बड़ी मात्रा आएगी तो ध्यान में रख लेना। गतिहीन स्फीति, इसी को बोलते हैं जड़ स्फीति। क्या बोलते हैं इसी को, जड़ स्फीति। स्थिर स्फीति बोल दो, गतिहीन मुद्रास्फीति बोल दो, जड़ स्फीति बोल दो। क्या बोल दो इसी को, जड़ स्फीति भी बोल सकते हो। नाम याद रहेंगे ना, ये नाम याद रहेंगे आपको, नाम याद रहेंगे। इनके आगे स्फीति लगाओ बेटा, मुद्रास्फीति मत लगाओ, इनके आगे क्या लगाओ, स्फीति, स्थिर स्फीति। इसे बोलोगे गतिहीन स्फीति, इसको बोलोगे जड़ स्फीति, और साथ के साथ निष्पन्द स्फीति, इसी को क्या बोलोगे, निष्पन्द स्फीति। और एक और आ जाता है आर्थिक निष्क्रियता। इसी का नाम क्या है, एक आर्थिक निष्क्रियता। याद रहेंगे ये नाम, ये 5 नाम आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम आता है, स्टैगफ्लेशन।
स्टैगफ्लेशन होता क्या है, ध्यान से समझना। अभी हमने मुद्रास्फीति पढ़ा, मुद्रा अस्फीति पढ़ा, डिफ्लेशन पढ़ा। अब ध्यान से सुनना, मुद्रास्फीति प्लस मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति, जब एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अस्फीति के एक साथ लक्षण पाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसी को, स्टैगफ्लेशन। अब ध्यान से समझना एक बात, यानी जब एक देश की अर्थव्यवस्था में, जब एक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अस्फीति के लक्षण एक साथ होते हैं तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बात समझ में आएगी। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अस्फीति से ही क्या बना है, स्टैगफ्लेशन। यानी मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा अस्फीति दोनों के लक्षण जब एक देश की अर्थव्यवस्था में एक साथ पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बोल सकता हूं महंगाई प्लस बेरोजगारी, दोनों एक साथ उत्पन्न हो एक देश की अर्थव्यवस्था में तो उसे क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, स्टैगफ्लेशन। क्या बोला जाएगा, स्टैगफ्लेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखवाऊं। फिर देखो, इसे हम बोल सकते हैं महंगाई के साथ क्या, कीमतों में वृद्धि के साथ बेरोजगारी, कीमतों में वृद्धि के साथ आर्थिक मंदी, कीमतों में वृद्धि के साथ बेरोजगारी, ऐसे भी बोल दें, कीमतों में वृद्धि के साथ बेरोजगारी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसी को आप क्या बोलोगे, स्टैगफ्लेशन। इसी को स्टैगफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। कीमतों में वृद्धि के साथ बेरोजगारी या मंदी के साथ कीमतों में वृद्धि, मंदी के साथ कीमतों में वृद्धि, यानी आपका आर्थिक विकास स्थिर है, आर्थिक विकास तो क्या है, स्थिर, लेकिन कीमतों में वृद्धि जारी है, कीमतों में वृद्धि जारी है, तो इसी को क्या बोला जाता है, स्टैगफ्लेशन। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कीमतों में वृद्धि के साथ बेरोजगारी हो तो भी स्टैगफ्लेशन है, मंदी के साथ कीमतों में वृद्धि हो रही है तो भी उसे बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। आर्थिक विकास स्थिर है और कीमतों में वृद्धि जारी है तो उसे भी स्टैगफ्लेशन बोल लेते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से मैंने इनको लिखवाया है। कीमतों में वृद्धि के साथ बेरोजगारी होती है तो कौन सा फ्लेशन होता है, वो होता है स्टैगफ्लेशन। मंदी के साथ कीमतों में वृद्धि हो रही है तो क्या उसे मुद्रास्फीति बोलेंगे या स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। आर्थिक विकास की दर तो क्या है, स्थिर है, आर्थिक विकास तो स्थिर है और कीमतों में वृद्धि जारी है, मतलब वो है स्टैगफ्लेशन। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, फटाफट हम चलते जाते हैं। अब 2 टॉपिक और बचे इसके जो हम खत्म करते हैं। अब आता है मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति है ये, मतलब मैंने इसे अपस्फीति लिखा है, अस्फीति नहीं लिखा है, अपस्फीति। इसे बोलते हैं डिसफ्लेशन। क्या बोलते हैं इसे, डिसफ्लेशन, डिसफ्लेशन। अब ध्यान से समझना, डिसइंफ्लेशन होता है या डिसफ्लेशन, देख ध्यान से समझ लेना, इसकी इंग्लिश देख लेना एक बार आप। मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, ध्यान से सुनना।
अब एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रा का प्रसार ज्यादा है। मुद्रा को प्रसार को रोकने के लिए मुद्रा अपस्फीति काम में ली जाती है। मुद्रा के प्रसार को रोकने के लिए मुद्रास्फीति का उपचार ही क्या है, मुद्रा अपस्फीति। मुद्रास्फीति का उपचार, मुद्रास्फीति का उपचार ही क्या है, मुद्रा अपस्फीति। अब ध्यान से सुनिएगा, एक देश की सरकार, यहां पे लिख लो, मुद्रा के प्रसार को कम करने के लिए, मुद्रा के प्रसार को कम करने के लिए सरकार जानबूझकर मुद्रा की पूर्ति में कमी करती है, मुद्रा की पूर्ति में कमी करती है। इसी को क्या बोलेंगे, मुद्रा अपस्फीति। मुद्रास्फीति का उपचार ही क्या है, मुद्रा अपस्फीति। क्लियर। अब देखिए आगे, एक होती है मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति। अब मुद्रा संस्फीति क्या होती है, इसको भी ध्यान से समझना। मुद्रा संस्फीति ये होता है मुद्रा अस्फीति का उपचार। मुद्रा अस्फीति का उपचार यानी मुद्रा के संकुचन को, मुद्रा के संकुचन को कम करने के लिए सरकार जानबूझकर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाती है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाती है। बात समझ में आ गई क्या? यानी मुद्रा संस्फीति मुद्रा अस्फीति का उपचार है, मुद्रा अपस्फीति मुद्रा स्फीति का उपचार है। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी ये इसका उपचार और ये इसका उपचार। यहां पर सरकार जानबूझकर मुद्रा के प्रसार को कम करती है, रेट्स बढ़ाती है। यहाँ पे मुद्रा को क्या करती है, संकुचन को कम करने के लिए रेट्स को कम कर देती है, बैंकिंग रेट वगैरह या बहुत सारे वे करती है सरकार, सार्वजनिक वे करती है ताकि मुद्रा के संकुचन को रोका जाए। आगे बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए आगे एक बार चार्ट बना के समझा देता हूं, ये भी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब आगे समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये है आपकी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ठीक है। ये है आपकी मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति। मुद्रास्फीति का ये क्या हो गया, विपरीत। ये तो क्या हो गई, इसका विपरीत। ओके, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार क्या है बेटा, ध्यान से समझना। मुद्रास्फीति का उपचार है मुद्रा अपस्फीति, अपस्फीति, और इसका जो उपचार है वह है मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संस्फीति। ध्यान से सुनना, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत। क्या है, विपरीत। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे तो क्या करती है सरकार, मुद्रा अपस्फीति में तो क्या करती है सरकार, सप्लाई ऑफ मनी को क्या करती है, कम करती है। यहां सप्लाई ऑफ मनी को क्या करती है, बढ़ाती है। बात समझ में आ गई क्या? यहां सप्लाई ऑफ मनी, एसएम का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी। ये लिख लीजिए आप, ये चार्ट बना लोगे तो वो समझ में आ जाएगा। मुद्रास्फीति का उपचार तो मुद्रा अपस्फीति है और मुद्रा अस्फीति का उपचार मुद्रा संस्फीति है। तो आज हमारा मुद्रास्फीति का टॉपिक खत्म होता है। अब मुद्रास्फीति के बारे में कुछ और बातें बताएंगे जो है मौद्रिक नीति के बारे में, ठीक है। सार्वजनिक नीति जो आपकी बजटीय नीति होती है उसके बारे में होती है, जो बजट आता है आपका उससे भी इसे कंट्रोल किया जाता है, वो कैसे किया जाता है वो सारी ही बातें करेंगे हम।
इससे पहले एक टॉपिक और रह रहा है, वो भी देख लेते हैं। एक टॉपिक रह गया बेटा, वो है फिलिप्स वक्र। क्या रह गया? फिलिप्स वक्र। देख लो फिलिप्स वक्र क्या होता है। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र क्या होता है, ये क्या बताता है फिलिप्स वक्र, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पिछले सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं आपको, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को लाइक कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है। ये मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत है। क्या है फिलिप्स वक्र? मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिलिप्स वक्र को किस नाम से जाना जाता है? फिलिप्स वक्र को किस नाम से जाना जाता है? मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत। मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत होता है ये बताता है क्या? ये बताता है मुद्रास्फीति व नगद मजदूरी में तो सीधा संबंध होता है। ये क्या बताता है? मुद्रास्फीति और नगद मजदूरी में तो क्या होता है? सीधा संबंध होता है। और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध होता है। यानी मुद्रास्फीति और यह आ गई नगद मजदूरी, इनमें तो कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध, धनात्मक संबंध होता है। इस बात को ध्यान से समझना। दूसरी बात, यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी तो नगद मजदूरी यानी कैश वेजेस भी क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। ठीक है। और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कैसा संबंध दर्शाता है? ये विपरीत संबंध। कैसा? ये तो सीधा संबंध, कैसा है ये? सीधा संबंध। और ये कैसा है? विपरीत संबंध। ये इन्फ्लेशन रेट होता है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पे मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है। बात समझ में आ रही है ना? यानी यहां पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। बस ये ध्यान में रखो, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आप कर दोगे। क्लियर? मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है फिलिप्स वक्र को। तो ये ध्यान में रखना है। मुद्रास्फीति व नगद मजदूरी के बीच सीधा संबंध कौन बताता है? फिलिप्स वक्र। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध कौन बताता है? फिलिप्स वक्र। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका मुद्रास्फीति का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। अब आगे जो भी बात करेंगे वो बैंकिंग से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मौद्रिक नीति से भी इसको कंट्रोल करना बताएंगे कि मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो